आज क्या है? आज 26 है आज। तो आज हम क्या पढ़ेंगे हिंदू में? थोड़ा आपको ओवरव्यू डिटेल दे देता हूँ जो रिलेटेड न्यूज़ है हिंदू में आज की। हम क्या पढ़ेंगे? अगर आपको एक तो कोलोजियम सिस्टम पढ़ेंगे क्योंकि उस पर अभी न्यूज़ आई है, वो मैं बताऊँगा क्या न्यूज़ है। उसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं? उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं आपका सेशन, पार्लियामेंट क्या होता है, सेशन कैसे होता है पार्लियामेंट में, कैसे अभी सेशन ख़त्म हुआ है, तो ठीक है ना। एट जनरल साइन डाई हुआ है, तो वो क्या होता है उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। फिर यमुना के बारे में आया है, तो यमुना रिवर की सारी ट्रिब्यूटरीज कितनी है उसकी, कैसे लिंक करती है, कहाँ पे मिलती है, कहाँ से सारी ट्रिब्यूटरी निकलती हैं, वो हम पूरा एक ओवरव्यू देख लेंगे यमुना का। फिर आप चेक गुवेरा के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। एक छोटा सा मैंने आर्टिकल देखा, ये एक लाइक भगत सिंह जैसे ही थे, सिमिलर टू भगत सिंह। हमेशा आपने इनकी फ़ोटो देखी होगी ये वाली बहुत सारी टी शर्ट्स पे और बहुत सारी जगह। तो इनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, क्या है बोलते थे, आइडियाज़ क्या थे इनके, कोट्स क्या है। फिर अमेंडमेंट की कुछ पोस्टल बैलेट की बात आई है, जैसे आपके तमिलनाडु असम में इलेक्शन है, तो पोस्टल बैलेट की कुछ सिस्टम की बात आई है उसमें, तो उसको हम पढ़ेंगे उस सिस्टम में है क्या। आरपी एक 1951 क्या बोलता है, उस चीज़ को देखेंगे। फिर एक चीज़ है ई पिक, आपको तो उसके बारे में देखेंगे। ई पिक क्या है, इलेक्ट्रोलर फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड क्या है, क्यों बनाया गया है इसे, क्या इसके वो है। फिर डिफेमेशन की बात पढ़ें, क्योंकि जो एम जे अकबर थे आपके, जिनके ऊपर केस था पिर्रिया वाला, उन्होंने अब हाई कोर्ट में वो चले गए डिफेमेशन को लेके, और वहाँ पे उनका वो एक्सेप्ट भी हो गया है, पीआईएल जो उन्होंने हाई कोर्ट में लगाई। तो डिफेमेशन के पढ़ेंगे, क्रिमिनल डिफेमेशन क्या होता है, सिविल क्या होता है, सेक्शन आपका उसमें 499 50 में और 500 आईपीसी में क्या अंतर है। इन दो तीन चीज़ों को हम एक साथ कवर करेंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको जाना होगा इस डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे एक ग्रुप का लिंक है, या आपको यूपीएससी पोस्टमार्टम जो उसमें लिखा हुआ है उसको आपको टाइप करना होगा टेलीग्राम में जाके, और वहाँ का लिंक मिल जाएगा आपको, उसका लिंक मिल जाएगा। उसके बाद वहाँ पे मैंने पीडीएफ में डेली फ्री पीडीएफ है, कोई पैसा नहीं है, कोई किसी के लिए कुछ नहीं है, फ्री पीडीएफ है, और फ्री आपको हाईलाइट हिंदू न्यूज़पेपर भी वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं आपका हिंदू न्यूज़पेपर। जो पहली न्यूज़ आती है, जो आती है हाईएस्ट सिंगल डे स्पाइक, देखो केसेस इंक्रीज हो रहे हैं डे बाय डे। तो आपको न्यूज़ क्या आई है कि जो केसेस है शुड बी इंक्रीजेस। 80% न्यू केसेस 6 स्टेट के अंदर ही 80% न्यू केसेस हैं। तो प्लीज़, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर आप प्रिकॉशंस लेंगे तो मे बी आप बच सकते हैं उस चीज़ से। अब दूसरी न्यूज़ जो आती है, वाई नो डिसीजन ऑन लिस्टिंग सेंड बाय आपके कोलिजियम। ये क्या होता है? कोलिजियम होता है कुछ जजेस का, कुछ आपके चीफ जस्टिस का। तो वो क्या करते हैं, अगर उन्हें कोई जज की अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट में करनी है या हाई कोर्ट में करनी है, उसमें हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, तो ये कोलिजियम मतलब कुछ आदमियों के नाम रिकमेंडेशन भेजते हैं आपके, किसको भेजते हैं? लॉ मिनिस्ट्री को। तो लॉ मिनिस्ट्री क्या करती है, उसके नाम को, रिकमेंडेशन को आगे फॉरवर्ड करती है प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट फिर अपॉइंट करता है सबको, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। तो वो बीच में ही अटका हुआ है, लॉ मिनिस्ट्री ने आगे फॉरवर्ड नहीं किया। तो यही अब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि आपने जो हमने लिस्ट सेंड की थी आपको, उसमें आपने क्या डिसीजन लिया। इतने दिनों से 50% जो रिकमेंडेशन है आपकी, कोलोजियम की रिकमेंडेशन भेजी है रिलेटेड टू हाई कोर्ट के जज के ट्रांसफ़र या प्रमोशंस, इतनी सारी स्टेट में, वो एक तरह से स्टॉप लगाया हुआ है। मतलब लॉ कमीशन ने वो आगे ही फॉरवर्ड नहीं की प्रेसिडेंट को अपॉइंटमेंट के लिए। तो इससे क्या होता है, एक तो इतनी लैक ऑफ, मतलब कि इतनी वैकेंसी है आपका कोर्ट में, और उसके बाद फिर वो जस्टिस डिले हो रहा है। तो जस्टिस डिले का मतलब है जस्टिस देना है आपको, देना ही नहीं है, इसलिए डिले हो रहे हैं, जस्टिस डिले हो रहे हैं। इतने केसेस पेंडिंग है कोर्ट्स में, इतने सारे जज 25, देखो इतने सारे जो आपके हाई कोर्ट के जज हैं, 25 हाई कोर्ट में इतने सारे जज हैं, मतलब वही सब चीज़, रिकमेंडेशन, प्रमोशन उनका, फिर उनका ट्रांसफ़र, फिर कोई नए जज की अपॉइंटमेंट करनी है, तो सारी चीज़ अटकी हुई हैं। और कितनी वैकेंट सीटें हैं मतलब हाई कोर्ट में, एक ये प्रॉब्लम, ऊपर से आप अटका के रखते हो जो कोलिजियम की रिकमेंडेशन आती है जज को ट्रांसफ़र करने के लिए, क्योंकि जज ही जज को मतलब रिकमेंडेशन देते हैं कि इस जज का वहाँ ट्रांसफ़र, हायर जो जज होते हैं। तो मैं आपको कोलिजियम के बारे में पढ़ाऊँगा, और ऊपर से आप अटका के रखते हो तो एक गलत चीज़ है। तो मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको एक कोलोजियम सिस्टम पढ़ाने वाला हूँ। ये सिस्टम क्या है, एक्सप्लेन देखेंगे, पॉइंट वाइज हम देखेंगे। पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे इसका क्या है। एक कोलोजियम सिस्टम होता है, इंट्रोड्यूस टू रिस्पॉन्स टू द एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस इन द जुडिशियल अपॉइंटमेंट। ठीक है ना। हाउएवर दिस सिस्टम हैज फेल प्रोटेस्ट जुडिशियल अपॉइंटमेंट फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस। मतलब ये क्यों लेके आए, ये जुडिशियल जो इंटरफेरेंस रहती है ना जज, क्योंकि देखो तीन पिलर, एग्जीक्यूटिव,
आपका लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, तीनों को सेपरेट रखना है, सेपरेट रहने चाहिए तीनों। अगर एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट करेंगे जज की, जुडिशरी में जाएंगे, तो एक तरह से क्या हो जाएगा, ये इंडिपेंडेंट रहेंगे नहीं, जज तो डिपेंडेंट हो जाएंगे, इनके साथ ही काम करेंगे। तो एक तरह से इंडिपेंडेंट रखने के लिए ये सिस्टम लेके आए थे, कोलिजन सिस्टम। जज अपने हिसाब से ही अपनी अपॉइंटमेंट, अपनी मतलब कि ट्रांसफ़र, ये बनना, अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट करता है, पर वो अपने हिसाब से ही करते हैं किसको चुनना है, किसको, अल्टीमेटली पावर इनके पास ही होती है। तो ये आईसीजे मतलब अभी क्या सिस्टम चलता है, एक चीफ जस्टिस और 4 सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट के, वो बैठ के इस कोलिजियम जो आपका कॉम्प्राइज है, इसमें 4/1 कि एक चीफ जस्टिस होता है और एक 4 सीनियर मोस्ट जज होता है। वो पहले अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र के प्रोसेस को वो चेक करते हैं किसको करना है या किसको नहीं करना। करंटली सिनेरियो यही चल रहा है कि 4 जज होते हैं सीनियर मोस्ट, और एक सुप्रीम कोर्ट का जज होता है सुप्रीम कोर्ट के लिए। अगर हाई कोर्ट के लिए करना है तो उसमें हाई कोर्ट का एक चीफ जस्टिस होगा जिस हाई कोर्ट में होना है, और 4 सीनियर मोस्ट जज होंगे, ठीक है ना। वो रिकमेंडेशन भेजते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहाँ मिलता है, लॉ कमीशन को। लॉ कमीशन कहाँ भेजता है, प्रेसिडेंट को। तो बीच में ही ब्रेक हो रहा है, बीच में जो आपके लॉ कमीशन मतलब लॉ मिनिस्ट्री, सॉरी कमीशन बोल रहा हूँ, लॉ मिनिस्ट्री के पास जो इन्फॉर्म इन्होंने सुप्रीम सीजीआई ने सेंड की, वहीं पे ब्रेक है, उससे आगे फॉरवर्ड ही नहीं हो रही। तो कोई अपॉइंटमेंट, कोई ट्रांसफ़र हो ही नहीं पा रहा। करंट सिनेरियो मैंने आपको बता ही दिया। कुछ प्रॉब्लम चल रही है कि देखो, लॉ जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है, वो प्रोसीड ही नहीं कर रही है आगे प्रोपोजल को। रिसेंटली न्यूज़ में 22 लोअर हाई कोर्ट जज इन बॉम्बे हैड प्रपोज टू लैकिंग द इंटीग्रिटी एंड शुड नॉट बी अपॉइंटेड। इस वजह से अपॉइंटेड नहीं हो पाया। फिर पॉस्को के केसेस हैं वो रुके हुए हैं, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, ऐसे ऐसे केसेस निकल के आ रहे हैं। तो अब्यूज़ वर्डिक्ट दिए जा रहे हैं, क्योंकि उनके ना उनके ट्रांसफ़र हो सकते हैं, ना उनके कोई अपॉइंटमेंट या कुछ भी नहीं हो रहे हैं उनके। तो इस तरह से एक तो लैक ऑफ वर्डिक्ट आ रहा है। इग्नोर द वीटो पावर ऑफ सीनियर मोस्ट जस्ट अपॉइंटेड। तो ये सब किसकी प्रॉब्लम्स हैं, उनको हैंडल करने के लिए कोलिजन सिस्टम लाया गया था। और फिर मिनिस्ट्री को भी पूछा कि आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे, जो रिकमेंडेशन भेजी है उसको क्यों नहीं मानते हो। अब इस कोलिजन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। दिस सिस्टम बाय विच जज अपॉइंट एंड ट्रांसफ़र ओनली बाय द जज। ये सिस्टम ऐसा बोलता है जज ही जज का अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नॉट ए फॉर्म बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ये कोई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से फॉर्म नहीं हुआ है। बाय ए कॉन्स्टिट्यूट प्रोविजन, मतलब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी नहीं है। इट इज सिस्टम इवॉल्व बाय द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट से इवॉल्व हुआ है। कोई कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट भी नहीं है, ठीक है ना। तो सीनियर मोस्ट जज होते हैं 4, मैंने आपको बता दिया सीनियर मोस्ट जज होते हैं। एक चीफ जस्टिस होते हैं और 4, 4 और 1 का प्रोविज़न है इसमें। 4 तो सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के या कोर्ट के, कोई सी भी कोर्ट के। जो हाई कोर्ट में है तो हाई कोर्ट के होंगे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, 4 सीनियर मोस्ट। और सुप्रीम कोर्ट में आपको करना है जज का इधर ट्रांसफ़र या अपॉइंटमेंट, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के होंगे। अल्टीमेटली जो ये हाई कोर्ट रिकमेंडेशन किसे भेजता है, ये सीजीआई को भेजता है। सीजीआई लॉ मिनिस्ट्री को भेजता है, लॉ मिनिस्ट्री प्रेसिडेंट को भेजता है। तो एक प्रोसीजर है। तो अपॉइंटमेंट बाय द हाई कोर्ट कोलिजन, सब यही लिखा है इसमें। गवर्नमेंट कैन रिटर्न द रिकमेंडेशन ऑफ जज फॉर रिकन्सिडरेशन ऑफ कोलिजन। अगर गवर्नमेंट क्या करती है, लॉ मिनिस्ट्री क्या करती है, वापस भेज देती है। वापस भेजने के बाद क्या होता है, वापस भेजने अगर दोबारा ये सेंड कर देता है तो गवर्नमेंट को अपॉइंटमेंट मैंडेटरी होता है, करना ही पड़ता है। इम्प्रूव द अपॉइंटमेंट प्रोसीजर को ये सिस्टम लाया गया था क्योंकि इंटरफेरेंस ना रहा एग्जीक्यूटिव प्रोसीजर की अपॉइंटमेंट के लिए। तो क्योंकि इंडिपेंडेंट रखा जाएगा, लॉ अगर जुडिशरी में एग्जीक्यूटिव इन्वॉल्वमेंट करना स्टार्ट कर जाएंगे तो ट्रांसपेरेंसी कम हो जाएगी। तो आर्टिकल 124(2) क्या बोलता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, he or she should consult such a number of judge of supreme court and the high court in the state of he or she deemed to be necessary for the purpose। वो बात कंसल्ट करना पड़ता है उन्हें, मतलब प्रेसिडेंट को कंसल्ट, वही है कोलिजियम की रिकमेंडेशन एक तरह से कंसल्ट माना गया है। और आर्टिकल 270 क्या बोलता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बोलता है स्टेट दैट द जज ऑफ हाई कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। देखो ये भी अपॉइंटेड करता है इन द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जैसे मैंने आपको बताया, और गवर्नर ऑफ द स्टेट। फर्दर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट शुड ऑल्सो बी कंसल्ट एक्सपेक्टिंग द केस हिज और हर ऑन अपॉइंटमेंट। उनसे भी कंसल्ट किया जाता है। तो मैंने आपको कोलिजन बता दिया। ये रिकमेंडेशन भेजता है, हाई कोर्ट ने भेज दी सीजीआई के पास, सीजीआई ने आगे फॉरवर्ड कर दी लॉ कमीशन के पास। लॉ कमीशन चाहे वो पीएम को दे, पीएम प्रेसिडेंट को, अल्टीमेटली प्रेसिडेंट के पास जानी है। तो प्रेसिडेंट कंसल्ट कर सकता है किससे,
अपॉइंटमेंट जब होने से पहले गवर्नर के स्टेट से कंसल्ट कर सकता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट कर सकता है, जिसकी अपॉइंटमेंट होनी है जिस हाई कोर्ट में से होनी है उसके चीफ जस्टिस से कंसल्ट कर सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट में होनी है तो वो क्या कंसल्ट कर सकता है, चीफ जस्टिस से कंसल्टेशन ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट के जजों से कंसल्टेशन ले सकता है। तो कुछ केसेस हुए, जैसे इन्वॉल्वमेंट हुआ ना इसका मतलब कोलिजियम सिस्टम का, तो कुछ केसेस हुए 1981 में, उसमें बस सीजीआई एडवाइस थी, नॉट प्रेसिडेंट कोई बाउंड नहीं था, ठीक है, प्रेसिडेंट बाउंड नहीं था, और जो नाम भेज दिए तो बाउंड नहीं है, किसी को भी कर सकते हैं, कोई बाउंड नहीं है पहले केस में। फिर 993 में केस आया, फिर बाइंडिंग बना दिया, जो एडवाइस आएगी उसको बाइंडिंग बना दिया गया। तो कौन कौन करेंगे, एक तो चीफ जस्टिस और 2 सीनियर मोस्ट जज। तो 2 सीनियर मोस्ट थे 1993 सेकंड जज केस जो था। फिर थर्ड जज केस आता है, उसमें क्या होता है, 5 मेंबर कर दिए जाते हैं, चीफ जस्टिस, 4 सीनियर मोस्ट जो अभी चल रहा है। उसके बाद क्या आता है, फोर्थ जजमेंट आता है, और सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, एक सरकार क्या करने की फेवर में थी, वो एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाने के फेवर में थी, ठीक है ना। तो सर गवर्नमेंट ये चाहती थी हम एक कमीशन बना दें, इसमें कुछ गवर्नमेंट के मेंबर होंगे, कुछ जजेज होंगे, और जज की अपॉइंटमेंट के लिए, ट्रांसफर के लिए कमीशन काम करेगी। फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, 2015 में फोर्थ जज केस लेके आती है, और इस बॉडी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता देती है कि आप क्या कर रहे हो, जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी है ना उसको आप कटेल कर रहे हो, कम कर रहे हो। तो कोर्ट इसको ऐसे क्या बोल देती है, इसे बोलते हैं, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर है जुडिशरी इंडिपेंडेंसी, एक बेसिक स्ट्रक्चर, सेपरेशन इन पावर बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसके साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, तो इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता देती है 2015 में एनजेएसी को। इसमें क्या थे, 3 जज और सुप्रीम कोर्ट, सेंट्रल लॉ के मिनिस्टर, 2 सिविल सोसाइटी एक्सपर्ट इसके अंदर होते अगर ये होता तो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दें। तो कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस हो गया ना, 3 तो सुप्रीम कोर्ट के जज, सेंट्रल लॉ के मिनिस्टर्स इसके अंदर होंगे, तो फिर तो एग्जीक्यूटिव आ गया इसके अंदर, तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। तो ये सब अपॉइंटमेंट एनजीएसी को खत्म कर देगा अनकॉन्स्टिट्यूशन। अब नीड क्यों है, देखो नीड इसलिए सेपरेशन रहना चाहिए, जुडिशरी इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, सेपरेशन इज पावर हमारा एक बेसिक प्रिंसिपल सही मैंने आपको बताया। स्टेट शुड बी आर मेन लिगेंट ऑफ इंडियन कोर्ट, अबाउट 46% ऑफ टोटल केस पेंडिंग इन द, कुछ केस पेंडिंग है तो जल्दी से काम हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट को और भी काम, अगर गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव के हाथ में दे देंगे तो केस और भी पेंडिंग हो जाएंगे। एग्जीक्यूटिव और जो सेपरेट रहनी चाहिए वही सारी बात। पॉलिटिकल वर्नेबिलिटी इन इंडिया, मतलब कभी किसी की सरकार रहती है, कभी देखो फिर क्या होगा, अगर ये जज, कांग्रेस ने ये जज अपॉइंट कर दिया, एक साल बाद बीजेपी आ गई तो उसने यही जज कर दिया, तो वो जज ही यही गेम खेलते रहेंगे, इसको अपॉइंटेड इसको निकालना, इसको अपॉइंटेड इसको निकालना, तो उससे ना जस्टिस वो डिले होगा, और जस्टिस डिले होगा तो जस्टिस डिनाई हो जाएगा। यही सारी क्रिटिसिज्म क्या है, कैन बी इजी मिस यूज, आप नेपोटिज्म लिख सकते हो इसके अंदर, मिस यूज कर सकते हैं, ओनली कंट्री वेयर द जज अपॉइंट जज, इंडिया एक इकलौती ऐसी कंट्री है जज अपॉइंट जज को करते हैं। अनडेमोक्रेटिक है कोलिजम, क्योंकि नॉट अकाउंटेबल नहीं है टू द पर्सन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, कोई अकाउंटेबल नहीं है किसी की भी, एग्जीक्यूटिव के, लेजिस्लेटिव के, किसी का भी नाम है रिकमेंडेशन भेजें। देखो अभी क्या है कि 48 जज जो आपके आने वाले हैं, सीजीआई आने वाले हैं, जो बोर्ड बुले हैं वही नाम रिकमेंडेशन भेजते हैं न्यू सीजीआई की, जो चेयर पे हैं वही पहले ही भेज देता है, इनको अपॉइंटेड करना मेरे बाद। तो ऐसा सिस्टम चलता है। नो ऑफिशियल प्रोसीजर नहीं है सिलेक्शन का, कोई रिटन मैनुअल कोई फंक्शन नहीं होता है। इंक्रीज करता है आपके मीडियो सिटी को जुडिशरी। तो कुछ ये नेपोटिज्म जो आगे मैंने आपको बताया। अपॉइंटमेंट स्टिल मतलब कि प्रिसिस्टेंट है, मतलब कि डिले होना भी इतना सारा डिले चल रहा है, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी है। आपके प्रोएक्टिव डिसीजन इंप्रूव द ट्रांसपेरेंसी इतनी नहीं है। तो सजेशन क्या है कि कोलिजियम सिस्टम नीड टू एक्ट द कोलिजियम डिसीजन विद ए स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। कोई स्पेसिफिक टाइम फ्रेम होना चाहिए कि इतने तक आपका अपॉइंटमेंट या ट्रांसफर करना है, इतनी जल्दी आपने अगर डिसीजन लिया तो इतने टाइम फ्रेम में ख़त्म करना है। और ये जुडिशरी मच स्टॉप द ब्लेम गेम, जो सेंटर ब्लेम करती है जुडिशरी पे और जुडिशरीज पे, तो ये ब्लेम गेम को कम करना चाहिए। ये सारे वे फॉरवर्ड वाली चीज़ें हैं। कंक्लूजन मैंने सारा इसमें ऐड कर दिया है, अभी तक आप आराम से लिख सकते हो। तो गवर्नमेंट को भी इसमें सजेशन दिया गया है, गवर्नमेंट शुड शॉर्ट ओवर द 400 जजेस में हाई कोर्ट, मतलब ये प्रॉब्लम्स है, फिर वैकेंसी की प्रॉब्लम्स है, फिर आपको ऑल इंडिया जुडिशरी सर्विस को मतलब हमें एक इम्प्रूव करना चाहिए, जजों के कोलिजियम सिस्टम को भी इम्प्रूव मिलेगा। तो ये सारी आपकी वे फॉरवर्ड चीज़ें हैं। ये आपका मेंस को लिखने के लिए आंसर है, मैं भी इसमें ऐड कर देता हूँ। इसकी पीडीएफ आपको ग्रुप में जाके, जो लिंक है डिस्क्रिप्शन वहाँ पर मिल जाएगी। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, सेशन ऑफ पार्लियामेंट ये क्या है। अभी क्या है, मानसून सेशन स्टार्ट हुआ था पेंडेमिक पे टाइम पे, मानसून। तो उसमें क्या हुआ था, सस्पेंड किया गया था क्वेश्चन आवर को,
ठीक है ना। एंड ऑल्सो कर्टेल द जीरो आर। ये क्या होता है, देखो जैसे आप सिटिंग में बैठोगे, पहले होता है क्वेश्चन आर, क्वेश्चन आर के बीच में 1 घंटा होता है जीरो आर, और फिर एजेंडा ऑफ डे स्टार्ट होता है, पूरे दिन में क्या क्या करना है। तो ये जो जीरो आर है, ये नाइदर आपकी कोई रूल्स में लिखा हुआ है ना कॉन्स्टिट्यूशन में, ये इंडियन इनोवेशन है जीरो आर। तो मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया, पहले 2 घंटे क्वेश्चन आर के, जिसमें स्टार्टर्ड एंड स्टार्टर्ड शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद जीरो आर, ठीक है ना, और फिर एजेंडा ऑफ डे स्टार्ट होता है खाना खाने के बाद। तो ये कुछ प्रोसीजर है। तो इसमें मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, अभी क्या हुआ है, अभी क्या हुआ, एडजमेंट साइन डाइस हुआ है, अभी 2-3 वीक के लिए इलेक्शन है क्योंकि 3-4 स्टेट में। तो ये साइन डाई का मतलब क्या, टर्मिनेट कर दी गई है सिटिंग जो भी बजट सेशन चल रहा था पार्लियामेंट का, फॉर इनडेफिनेट पीरियड के लिए। कि कब बैठेंगे वो डेफिनेट पीरियड नहीं है, कि टर्मिनेट कर दी गई है। मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ, एडजमेंट क्या होता है, अगर मीटिंग को सस्पेंड करना और बता देना कल बैठेंगे, अभी सस्पेंड, जब शाम हो जाती है तो सस्पेंड कर देते हैं, एडजमेंट कर देते हैं, बोल देंगे कल 9 बजे से फिर बैठेंगे। तो एक टाइम बता दिया आपने, कल बैठेंगे। एडजमेंट साइन डाई का मतलब होता है आपने सस्पेंड टर्मिनेट कर दी मीटिंग, पर कोई टाइम नहीं बताया, कब बैठ जाए अपने आप बैठ जाएंगे, आपने कोई टाइम नहीं बताया। इन अदर वर्ड, एडजमेंट विदाउट द नेमिंग द डे ऑफ रीअसेंबल, कि कब बैठना ये, ठीक है ना। तो और किसके हाथ में पावर होती है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, स्पीकर और चेयरमैन जो ऊपर बैठा उसके हाथ में पावर होती है। अब प्रोरोगेशन क्या होता है, इसको प्रेसिडेंट इशू करते हैं। जैसे आपने एडजमेंट साइन डाई करा ना, फिर लोकसभा का जो स्पीकर है जो है वो क्या भेज देंगे, वो एक रिकमेंडेशन भेज देंगे किसके पास, प्रेसिडेंट के पास, कि ये बजट सेशन खत्म कर दो। तो क्या करें, प्रोपोगेशन कर देंगे सेशन का, आफ्टर द बिजनेस ऑफ द सेशन इज कंप्लीट। अगर पूरा बजट कंप्लीट पास हो जाएगा तो प्रेसिडेंट के पास रिकमेंडेशन भेज देते हैं, तो प्रोरोगेशन कर देते हैं। प्रोरोगेशन का मतलब क्या होता है कि सेशन का पूरा से ही खत्म हो गया, आप 6 महीना 3 महीना 4 महीने बाद बजट के बाद मानसून सेशन में बैठेंगे। तो ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिक्लेयर करता है हाउस को एडजमेंट साइंड है, और फिर क्या कर देता है, वो रिकमेंडेशन भेज देता है अपना प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट क्या कर देते हैं, आपका प्रोरोगेशन कर देते हैं। तो ये कुछ होता है। एक डिसोल्यूशन होता है, ओनली लोकसभा में डिसोल्यूशन होता है, क्योंकि राज्यसभा तो एक परमानेंट हाउस है, वो तो डिसोल्यूशन का नहीं होता। डिसोल्यूशन मतलब क्या होता है, ये लाइफ ही एंड कर देता है। जो एग्जिस्टिंग हाउस चल रहा है, मतलब जो एग्जिस्टिंग हाउस वर्क कर रहा है, बीजेपी गवर्नमेंट चल रही है, ये पूरी तरह खत्म कर देता है, पूरे हाउस को मतलब कि डिसॉल्व कर देता है। और जो प्रेसिडेंट के पास इम्पावर है डिसॉल्व द लोकसभा, जो प्रेसिडेंट के पावर है डिसोल्यूशन में, प्रोरोगेशन में, एडजमेंट साइन डाई में। तो एडजमेंट में आपको थोड़ा अंतर पता लग गया, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, मैं आपको कुछ और चीज़ और बता दूं। फिर पार्लियामेंट के सेशन क्या होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एम्पावर द समन ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। जैसे आपका बजट सेशन स्टार्ट होगा तो प्रेसिडेंट की स्पीच होती है, मानसून स्टार्ट होगा प्रेसिडेंट की स्पीच होगी, तो वो समन करते हैं, आओ बैठ जाओ। मैक्सिमम गैप जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि 6 महीने के अंदर अंदर, विद इन 6 मंथ में सिटिंग होनी चाहिए। जैसे अभी बजट की सेशन की हुई तो विद इन 6 मंथ में नेक्स्ट सिटिंग होनी चाहिए, पर इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में पहली हो जाती है, तो एटलीस्ट 1 साल में 2 बार तो होनी चाहिए, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। पर हमारे जो पार्लियामेंट में क्या होती है, 3 सिटिंग होती हैं, बजट, मॉनसून और विंटर सेशन होते हैं। तो जो उनके बीच में पीरियड होता है, जैसे बजट खत्म हो जाएगा, अभी खत्म हो जाएगा, फिर मॉनसून स्टार्ट होगा, जो बीच में पीरियड रहेगा उसको क्या बोलते हैं, उसको रिसेस बोलते हैं, उसको रिसेस बोलते हैं। मीटिंग ऑफ द सेशन कैसे, मैनी मीटिंग शुड बी स्टार्ट, ऐसे स्टार्ट मैंने आपको बता दिया। मॉर्निंग में 11 से 1 चलेगा आपका, फिर लंच के बाद चलती है 2 से 6, जो 11 से 1 जो होगी उसमें आप क्वेश्चन आर जीरो आर होंगे। लंच में बाद जो चलेगी उसमें एजेंडा ऑफ द डे चलता है। तो टर्मिनेशन भी बता दिया, एडजमेंट साइन टाइम में क्या अंतर है, आपका प्रोरोगेशन में, डिसोल्यूशन में क्या अंतर है, किसके पास पावर होती है। ये 2 पावर होती है स्पीकर के पास, लास्ट की प्रोग्रेशन और डिसोल्यूशन पावर होती है आपकी किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। और प्रोरोगेशन में ऐसा नहीं है कोई बिल है ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। डिसोल्यूशन में कुछ बिल ख़त्म हो जाते हैं, वो आप जाके अपनी पॉलिटी की बुक से पढ़ लेना। फिर मैं आपको यमुना के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। यमुना में क्या है, लार्जेस्ट इंपॉर्टेंट जो आपकी ट्रिब्यूटरी है, किसकी ट्रिब्यूटरी है, गंगा की ट्रिब्यूटरी है। ओरिजिनेट फ्रॉम द यमुनोत्री जगह है, वहाँ से ओरिजिनेट होती है ऑन द बंदर पूंछ पीक, ये गढ़वाल रीजन में पड़ती है उत्तराखंड के अंदर। और ये क्रॉस करती है नाग टिब्बा को, मसूरी को क्रॉस करते हुए, शिवालिक रेंज से क्रॉस करते हुए प्लेन में उतरती है। और जो इसमें एंटर करती है प्लेन में नियर, मतलब कि एंटर कर जाती है हिल से नीचे उतर के प्लेन में एंटर कर जाती है। मेनली इन्फ्लुएंट द अपर ट्रेंड से, ऊपर ही हिमालय के आसपास ही एक टॉन रिवर है जिससे निकलती है, विच वो भी बंदरपुर से राइज होती है ग्लेशियर से, और वो हिमालय में ही इससे ज्वाइन हो जाती है।
नीचे तक नहीं आती है। तो हिमालय बिलो द मतलब कालसी बिफोर द लेसर, ये कुछ नहीं पढ़ना आपको। एट दिस साइड वाटर कैरिड बाय द टेनिस ट्वाइस वाटर कैरिड बाय द यमुना। तो आप याद रखना ये कुछ लाइन है। फिर नॉन पेनिनसुलर रिवर है, देखो ये यमुना आ रही है, तो कुछ इसमें से इधर से मिलती है, पेनिनसुलर से आगे मिलती है, कुछ इसमें इधर से मिलती हैं। तो यानी कि आपकी ऊपर वाली को तो इन्हें तो बोलेंगे नॉन पेनिनसुलर, इन्हें बोलेंगे पेनिनसुलर जो उसकी ट्रिब्यूटीज़ है। तो नॉन पेनिनसुलर कौन सी है? आप ऋषिगंगा। तो आप कैसे बोल सकते हो? ये लेफ्ट बैंक जैसे ऐसे फ्लो कर रही है यमुना, तो ये उसकी हो जाएंगी लेफ्ट बैंक। आप इधर के साइड मुंह करके खड़े हो जाओ, ये हो जाएंगी उसकी लेफ्ट बैंक, ये हो जाएंगी राइट बैंक। तो ये नॉन पेनिनसुलर वाली जितनी होगी सब कौन सी हैं? उसकी लेफ्ट बैंक है। तो ऋषि गंगा होगी, उमा हो गई, हनुमान गंगा होगी, टोन होगी, जॉइन इट इन द माउंटेन, ये माउंटेन ही मिल जाती है। फिर हिंडन हो गई, ये गाजियाबाद के आसपास आके प्लेन एरिया में इससे मिलती है यमुना से। तो ये होगी इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटीज। अब जो नीचे से आती हैं तो ये राइट बैंक हो जाएंगी पेनिनसुला वाली, ये चंबा, सिंध, बेतवा, केन। तो ये इसकी ट्रिब्यूटीज हैं जो आके मिलती है। ये कहाँ पे मिलती हैं? बिटवीन आगरा टू इलाहाबाद ये सारी मिल जाती हैं आके। और फिर जब गंगा जब मिलती है जाके इलाहाबाद में संगम में मिलती है, त्रिवेणी संगम में मिलती है जाके गंगा, गंगा से यमुना मिलती है। इतनी इसकी लेंथ है, ये आप पढ़ लेना। यमुना गंगा डोप बनता है बीच में, जैसे इधर गंगा आ रही है, इधर से यमुना निकलते आ रही है, तो एक डोप बनता है बीच वाला एरिया, ये फर्टाइल एरिया होता है। तो चंबल रिवर कहाँ से निकलती है? ये आपके जान पनाव के हाईलैंड से निकलती है, हिल से, विंध्या रेंज में से निकलती है, मालवा प्लेटो से निकलती हुई आती है, और इटावा डिस्ट्रिक्ट के आसपास उत्तर प्रदेश में इससे मिल जाती है। बेडलैंड टोपोग्राफी होती है, राइड लैंड फॉर्म ही करती है। फिर डाम ऑन चंबल आपका गांधी सागर डाम है, ये राजस्थान मध्य प्रदेश बॉर्डर पड़ता है। राणा प्रताप है, ये आपका चंबल में आपका राजस्थान में पड़ता है। फिर आपका जवाहर सागर है, ये आपका राणा प्रताप सागर भी बोला, डाउन स्ट्रीम पे बना हुआ है। देखो अब एक अपर स्ट्रीम पर राणा प्रताप है और डाउन स्ट्रीम इसकी जो है उस पर जवाहर सागर बना हुआ है। फिर कोटा बैराज है, ये भी राजस्थान में है, तो ये किस पे बना है? चंबल के ऊपर बने हुए हैं। फिर आपका कोलोराडो नेशनल पार्क, जो वाटर की सप्लाई मिलती है इसको कहाँ से? चंबल रिवर से ही मिलती है। फिर आपकी बानस आती है, ये भी चंबल रिवर की ट्रिब्यूटीज़ है, बानस चंबल की ट्रिब्यूटीज़ है। ये अरावली रेंज से निकलती है, राजस्थान मध्य प्रदेश से आती है, सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट के आसपास से निकलती आती है। फिर आपकी सिंध रिवर आती है, ओरिजिनेट कहाँ से होती है? ये आपके विदिशा प्लेटो मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है और यमुना को ज्वाइन करती है। फिर आती है बेतवा, ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट से विंध्या रेंज से निकलती है। फिर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटीज़ कौन सी है इसकी? धासन। फिर केन निकलती है आपकी बनेर रेंज से निकलती है मध्य प्रदेश की, यमुना में चीला के आसपास ये आके मिलती है। तो ये होगी, देखो ये होगी आपकी चंबल, ये चंबल हो गई, ठीक है ना, ये आपकी सिंध हो गई, और ये बेतवा हो गई, और ये केन हो गई। इनके बीच में लिंक भी करने की बात करिए, केन और बेतवा को लिंक करेंगे, पर पन्ना वो टाइगर रिजर्व बीच में आ रहा है वो। तो ये चीज़ आप देख लेना, क्योंकि ऐसे लगाने के लिए आते हैं चंबल, सिंध, बेतवा और केन। और चंबल की कौन सी है? बानस हो गई, फिर काली सिंध हो गई, फिर आपकी पार्वती हो गई, फिर आपकी चंबल नीचे से आ रही है, देखो ये आ रही चंबल। इसमें कोटा के राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज, ये सारे वो बैराज हैं। तो आप याद रखना, बानस, काली, चंबल और पार्वती ये चंबल की हैं, और यमुना की कौन कौन सी? चंबल, सिंध, बेतवा और केन। हमने इसके बारे में पढ़ लिया। मैं अब चेक गुरुवे के बारे में बताता हूँ। ये एक तरह से क्यूबा रिवॉल्यूशन इन्होंने स्टार्ट किया था, कम्युनिस्ट फिगर है, जैसे भगत सिंह इंडिया में थे तो ऐसे ही उधर के भगत सिंह माने जाते हैं, साउथ अमेरिका के भगत सिंह ही माने जाते हैं, बहुत फेमस है। आपने इनकी फ़ोटो ऐसे देखा होगा टी शर्ट पे, लेट द वर्ल्ड चेंज यू, यू कैन चेंज द वर्ल्ड। लेट द वर्ल्ड चेंज यू को इनके क्विट्स हैं, बेटर टू डाई स्टैंडिंग देन टू लिव ऑन द नी। कि वो ये है कि शेर की तरह मरो, भेड़ बकरी की तरह जीने से क्या फ़ायदा, जो अपने टीपू सुल्तान ने बोला था। तो बेटर टू डाई स्टैंडिंग, खड़े होकर मरो, ऐसे नी पे झुक के जीने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इनकी कुछ से मैंने आपको बता दी, जन्म हुआ था इनका कहाँ पे, तो आपको थोड़ा याद होना चाहिए। लेफ्टिस्ट मतलब कि इमेज है, बिकम एन आइकन। लेफ्टिस्ट आपका रेडिकलिज्म बोला जाता है और एंटी इंपीरियलिज्म के खिलाफ थे, जैसे भगत सिंह थे, रेडिकल थे थोड़े, मतलब बोलते हैं कि रिवॉल्यूशनल चेंज लाने का रिवॉल्यूशनल बनना पड़ेगा। तो कुछ इनकी कुट्स हैं, कैपेबल टू फीलिंग डीपली एनी इनजस्टिस आपकी कमिटेड अगेंस्ट एनी, मतलब किसी के खिलाफ इनजस्टिस हो रहा है एनीवेयर इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी, द मोस्ट ब्यूटीफुल क्वालिटी इन ए रिवॉल्यूशनिस्ट, ये एक बहुत बड़ी ब्यूटीफुल क्वालिटी होती है। अगर किसी के खिलाफ इनजस्टिस हो रहा है, अगर वो रिवॉल्यूशनिस्ट है, तो उसके खिलाफ मोस्ट ब्यूटीफुल क्वालिटी उसके अंदर होती है और पहचान लेता है, कैपेबल हो जाता है। ट्रू रिवॉल्यूशनिस्ट किसने बोला है? कि अगर उसके अंदर ग्रेट फीलिंग ऑफ लव है, वही एक ट्रू रिवॉल्यूशनिस्ट है। अगर उसके अंदर ऐसी फीलिंग नहीं है, तो लैकिंग दिस क्वालिटी है, तो वो जेन्युइन मतलब रिवॉल्यूशनिस्ट है ही नहीं, इम्पॉसिबल टू थिंक। तो इन्होंने कुछ क्विट्स दिए हैं, तो बहुत फेमस पर्सनैलिटी है, भगत सिंह मानो वहाँ के हैं।
तो भगत सिंह के साथ इनकी फ़ोटो आपने देखी होगी, कई बार दोनों की एक साथ होती है। तो ये वहाँ के भगत सिंह थे। मैं हिंदू पे आ जाता हूँ। ये पहली न्यूज़ मैंने आपको थोड़ा बता दी है। दूसरी न्यूज़ क्या आती है, सिग्नल अभी क्या था, आपकी अलास्का में चाइना और यूएस की मीटिंग थी। वहाँ पे इशू क्या हुआ, क्योंकि ये मीटिंग जो थी आपकी क्वाड की वर्चुअल मीटिंग हुई थी उसके बाद थी। तो चाइना ने कुछ इशू उठाए थे इसके ऊपर कि आपने क्वाड को ऐसा बनाना, तो सीधा बोल दिया है मतलब अमेरिका ने कि नहीं, हमारा वो जो पैसिफिक रीजन है, इंडो पैसिफिक रीजन, मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए हम बात कर रहे हैं, पीस कीपिंग के लिए बात कर रहे हैं। तो चाइना के ऊपर ऐसे कोई ऑब्जेक्शन डायरेक्टली नहीं बोल रहे, ऐसा उन्होंने बोला है। तो हमारा पढ़ेंगे ये बाद में इशू है। मैंने कई बार बताया चाइना यूएस के क्या इशू है, इंडिया और यूएस के क्या रिलेशन है, वो मैंने आपको कई बार बताया। फिर एपेक्स कोर्ट ने बेट किया कि वुमेन ऑफिसर इन द आर्मी, अभी क्या हो रहा है कि जो आपकी DY चंद्रचूड़ थे, जस्टिस थे, उन्होंने बोला था कि आपको जो आप क्या बनाते हो, एक तरह से वुमेन को मतलब कि परमानेंट कमीशन डेवलप करो आर्मी के अंदर, परमानेंटली वुमेन को करो। अभी शॉर्ट टर्म कमीशन में वुमेन रखी जाती हैं आर्मी के अंदर, तो उन्होंने परमानेंट कमीशन की बात की थी। आप इक्वलिटी को फेवर करो, जो दोनों के लिए, वुमेन के लिए और मेन के लिए इक्वल होनी चाहिए। तो अभी क्या कर रहे हैं, परमानेंट कमीशन तो बना दी, पर जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उस परमानेंट कमीशन की, वुमेन को अपॉइंटेड करने का फिजिकल क्राइटेरिया होता है ना, उसको इतना हार्ड रख रहे हैं कि वुमेन उसको क्वालिफाई नहीं कर पा रही। तो वही बोला है कि जो इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो आप, जो आर्मी इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेट कर रही है ऐसे, मतलब फिजिकल जो रिक्वायरमेंट है उसको इतनी हाई बना रहे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट है ना उसको इतना हाई कर रहे हैं कि वुमेन उसे क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। तो यही बोला है कि आप एक तरह से फिर इनडायरेक्टली डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो वुमेन को और मैन को। तो मैंने आपको ये लाइन बता दिया, उसको बोला है कि ठीक कर लो, मत करो ऐसे। सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दिया है कि इसको, एक एडिटर थे, और आपको एडिटर थे, आपका मुकीम इनका नाम था, और ये कहाँ के थे, शिलोंग टाइम्स के एडिटर थे आपके मुकीम। इनको मतलब कि इनके ऊपर कि ये हार्म है सोसाइटी के लिए, मतलब हार्म इन द सेंस कि इन्होंने कुछ लिखा था अपने एडिटोरियल में, इसमें तो क्या बोला गया था, ये नॉन ट्राइब्स के लिए हार्म है, और इन्होंने क्या किया, एक तरह से वायलेशन किया है चीज़ों का। तो अब क्या बोला है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि फ्री स्पीच ऑफ द सिटीजन राइट है, और ठीक है वो कुछ भी अपना बोल सकता है, तब तक कोई पब्लिक उससे ऑर्डर अफेक्ट ना हो। तब तक आप ऐसे नहीं बोल सकते कि पब्लिक इन्होंने कोई डिसऑर्डर किया है, तब तक कोई पब्लिक ऑर्डर उससे अफेक्ट ना हो, उनकी स्पीच से, उनके उससे, तब तक। एक कॉल ऑफ जस्टिस है, मतलब राइट टू एक्सपेक्ट एंड एक्यूलेट द कॉल ऑफ जस्टिस, सबका अधिकार है कॉल ऑफ जस्टिस का, ठीक है, सबका बोलने का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है हमारे पास। और वो तब तक है जब तक कोई पब्लिक ऑर्डर उससे होना, तब तक हमारे पास राइट है बोलने का। फिर ये पार्लियामेंट एडजर्न हो गया है, ठीक है, एडजर्न साइन डाई ऑन द थर्सडे, मैंने आपको बता दिया कि इंडेफिनिट पीरियड के लिए साइन डाई होता है, और डेफिनेट पीरियड के लिए हो रहा है, बता के हो रहा है, कल को दोबारा रिसेंबल होंगे तो वो एडजर्नमेंट होता है। प्रोपोगेशन क्या होता है, वो सेशन को एंड कर दिया जाता है, जो ऐसे बजट सेशन चल रहा है। और डिसोल्यूशन क्या होता है, पूरी ही लोकसभा को खत्म, डिसॉल्व कर दिया, वो प्रेसिडेंट करता है दोनों। तो ये मैंने आपको बता दिया। फिर यमुना के बारे में मैंने बता दिया कि मेन स्ट्रीम स्टेटस क्यू ऑन सप्लाई ऑफ यमुना वाटर, तो मैंने यमुना की पूरी ट्रिब्यूटीज बता दी, न्यूज़ हमारे लिए जानने की नहीं है, दिल्ली जल बोर्ड से रिलेटेड है। फिर जो आती है NIA की, मतलब कस्टडी में लेके गए हैं आपके सचिन वाजे जो थे, उनको NIA कस्टडी में, जहाँ पे उनको इंटरोगेट किया जाएगा। तो NIA के बारे में कभी पढ़ लेंगे, कई बार हमने पढ़ा भी है, फिर हम किसी दिन रिपीट कर लेंगे। जो पहली न्यूज़ आती है फास्टर सूनर, अभी क्या हो रहा है कि जैसे हमारे केसेस बढ़ने स्टार्ट हो गए हैं, जो इम्पोर्ट कर रहा था, इंडिया क्या कर रहा था, इम्पोर्ट कर रहा था वैक्सीन कुछ अलग नेशन को, तो उस इम्पोर्ट को मतलब थोड़ी एक्सपोर्ट कर रहा था, इम्पोर्ट नहीं एक्सपोर्ट कर रहा था, तो उस एक्सपोर्ट को अब थोड़ा कम किया जाएगा, क्योंकि इंडियन को अब देना स्टार्ट करना है, क्योंकि 1 अप्रैल से जो 45 साल से मतलब बड़े हैं, सब सिटीजन्स जो 45 साल, सबको वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। तो वो स्टार्ट कर रहा है। पहले क्या दिया जा रहा था, अगर 45 साल से कोई बड़े हैं और उसे कोई बीमारी है, कोई कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है, उनको मिल रही थी, अब सबको दी जाएगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इम्पोर्ट, अपना जो एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं थोड़ा कम करना पड़ेगा। फास्टर सूनर इसलिए लिखा गया है, फास्टर करना है। तो उससे क्या होगा, 1 अप्रैल से हम देने वाले हैं, वही सारी बात है, हम नहीं करें, कुछ और नेशन भी कर रहे हैं, यूके भी ने ऐसा स्टार्ट कर दिया है। हम यूके के हिसाब से वैक्सीनेशन दे रहे हैं, यूके में भी एज वाइज मिल रही है, पहले 60 साल से ऊपर वालों को, फिर 45 साल से, फिर उसके बाद क्या होगा, जब 45 साल वाले थोड़े कम हो जाएंगे फिर 30 साल कर देंगे। तो ऐसे वैक्सीन दी जा रही है अभी। तो जो हेजिटेंसी है टूवर्ड्स द वैक्सीन लेके, कि दोनों वैक्सीन में कौन सी लगवाएं, थोड़ा उसे भी कम किया जाएगा, अवेयरनेस प्रोग्राम किए जाएंगे। तो इंक्रीज द गैप बिटवीन द कोविशील्ड डोज, और हमने गैप भी इंक्रीज़ कर दिया है, कि अभी ऐसा नहीं है कि 4 से 6 वीक में लगवाओ, 6 to 8 वीक में लगवा सकते हो। तो इससे थोड़ा वैक्सीन और लोगों को भी प्रोवाइड हो जाएगी।
फिर जो दूसरी आती है वो आती है अनइक्वल आपका प्रूडेंसी, मतलब ये पीएफ फंड के बारे में बताया गया है। पीएफ फंड का मतलब शेयर कम किया जाएगा, ये हमारे लिए कुछ जानने का नहीं है। पर पीएफ फंड मैं आपको थोड़ा बता दूं, एक पीएम फंड हो जाए जो आपके एम्प्लॉय होते हैं, तो जो उनका एम्प्लॉयर होता है, मतलब जो उनका मालिक होता है, वो क्या करता है, वो कुछ पैसा अपने हिसाब से डालता है, कुछ पैसा उतना अपने उससे डालेगा। जैसे 6,000 सैलरी है किसी की, तो उसका 3,000 रुपये मतलब कि क्या क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा ईपीएफ प्रोविडेंट फंड में आपका जो मालिक होगा, और 3,000 उसकी सैलरी से कटेंगे। तो उससे क्या होगा, जैसे 6,000 पीएफ के लिए कटने हैं, तो 3,000 उसकी सैलरी से, उतने ही पैसे उनका मालिक देता है, तो प्रोविडेंट फंड में जमा होता है। जब वो रिटायरमेंट होता है, रिटायरमेंट पीरियड होता है, तब उसे वो फंड प्रोवाइड किया जाता है, तो उसे पीएफ बोलते हैं। बस उसमें कुछ ऊपर नीचे किया जाएगा, उसकी लिमिट विमिट ऊपर नीचे किया जाएगी, जैसे 30,000 वालों के लिए कंपलसरी है, बढ़ा के उसे कुछ और लिमिट की जाएगी। अब हेयर वाई इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम मस्ट गो, ये मैंने कल पूरा एडिटोरियल आपको पढ़ा था कि क्या क्या प्रॉब्लम है इलेक्टोरियल बॉन्ड में। पहली बात, ये कब स्टार्ट हुए थे, पूरी मैं थोड़ी हिस्ट्री बता देता हूँ कि अगेंस्ट क्यों है डेमोक्रेसी। व्हेन द सिटीजन कास्ट देयर वोट, पीपल हु विल रिप्रेजेंट देम इन पार्लियामेंट, मैंने अपना रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में भेजा, तो मेरे पास फुल और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उसके लिए कि पॉलिटिकल पार्टी को फंड कहाँ से मिल रहा है, क्योंकि मैंने बीजेपी को चुन के भेजा, तो मेरे पास पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, सोर्स ऑफ फंड कहाँ से आ रहा है, कौन सिटीजन फंड दे रहे हैं, ये मेरा राइट है। ठीक है ना। बेनिफिट किस, उससे क्या हो रहा है कि पॉलिसी क्या, किसको बेनिफिट मिल रहा है, अच्छा अंबानी ने ज़्यादा पैसे दिए तो गवर्नमेंट इनको कुछ फ़ायदा दे रही है कि नहीं दे रही है। तो एक जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड है ना, उसमें क्या है कि आप ये चीज़ नहीं बता सकते कहाँ से पैसा आया, उसका डोनर का नाम नहीं बाहर आ सकता है, ऐसा आरटीआई भी लगा के आप उसका नाम नहीं लेके आ सकते, क्योंकि सेक्शन 8 के अंदर रख दिया गया है उस चीज़ को। और चीज़ क्या है कि जो कैपिंग थी, कैपिंग क्या थी कि अगर 3 साल कंपनी का प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट है 3 साल, उसका 7.2% ही कंपनी दे सकती है एज ए डोनर, डोनेट कर सकती है पॉलिटिकल पार्टी, वो कैपिंग भी हटा दी गई है। फिर डोनेशन का नाम आप नहीं जान सकते किसने दिया है, किसने ज़्यादा पैसा आया। मैंने कल आपको इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पढ़ाए थे, ये मतलब कि 1,000 और आपकी 10,000, 1,00,000, 1 करोड़ की फॉर्म में आप ले सकते हो। एसबीआई, ओनली एसबीआई से आप ले सकते हो ये पैसा। और जिस पार्टी को 1% वोट मिले हो लोकसभा में, या फिर किसी स्टेट असेंबली में 1% वोट मिले हो, और वो रजिस्टर्ड पार्टी हो किसके अंदर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर, वही इसको उनके 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 लिए ही फंड खरीद सकते हैं। एसबीआई से खरीदोगे 15 दिन की इसकी वैलिडेशन रहती है, कि 15 दिन के अंदर आपको पार्टी को देना है, और पार्टी को क्या करना है, इसे बैंक को वापस देना है कि उनके खाते में पैसा ट्रांसफर हो चुके, तो 15 दिन की इसकी वैलिडेशन रहती है। तो ये सारे कुछ इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में। और ये राइट आरटीआई से बाहर रखा गया है इसे, कि आरटीआई के अंदर ये ना आए, जो डोनर का नाम है उसे बाहर लेके ना आए, वो सीक्रेट तरीके से रखा गया है। तो उससे क्या करा, राइट टू नो, ये हमारा एक तरह से इलेक्शन कॉन्टेस्ट का राइट टू नो फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम जो एक्सप्रेशन है उसके अंदर आता है कॉन्स्टिट्यूशन के। और ये हमारा राइट है, हम जाने किसने किसको कितना पैसा दिया। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है कि डोनेशन कहाँ से आ रही है, कहाँ पे जा रही है, कुछ पता ही नहीं लग रहा है। ठीक है, सम ऑफ मनी कितनी एंटायर पर्पस ऑफ द डेमोक्रेसी, ऐसा चीज़ें हुई हैं कि डेमोक्रेसी एक खतरा भी है। बी आर अम्बेडकर ऐसा बोल चुके हैं, जो अगर मनी इन्फ्लुएंस कर सकती है आपकी डेमोक्रेसी को, तो मनी को हमेशा बाहर रखना चाहिए। और बेसिक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है कि लिमिटलेस, ठीक है ना, डोनेशन नहीं आनी चाहिए एक तरीके से पार्टी के पास। तो ये सारी चीज़ें, तो अब इसमें क्या थिंक करने की बात है, कुछ स्टेट में इलेक्शंस हैं, कुछ में इन फ्यूचर नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है। तो ये जो आपका बॉन्ड वाला सिस्टम है, आपके वो ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड है, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला भी, हम इस पर डिसीजन लेंगे। ये लास्ट 3 ईयर से रूलिंग पार्टी इस पे इसके यूटिलाइजेशन कर रही है। बॉन्ड स्कीम टू आर्ग्यू इट इज़ ए पर्पस इज टू प्रिवेंट द ब्लैक मनी, को इसमें आ सकती है। क्यों, आपने बॉन्ड जाके खरीदा, आपकी ब्लैक मनी थी, आपने गवर्नमेंट को दे दिया, गवर्नमेंट आपको फ़ायदा देगी उसे वाइट बनाने में, ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को तो पता है ना कहाँ से फंड आया। अब 100 करोड़ रुपये कोई बिजनेसमैन का कोई फंड 100 करोड़ रुपये लेके जाता है एज ए बॉन्ड स्कीम में। अब एक चीज़ और बता दो, 100 करोड़ रुपये का आप बॉन्ड नहीं ले सकते, आपको 1-1 करोड़ के 100 बॉन्ड लेने पड़ेंगे। 1-1 करोड़ के, वो मैक्सिमम 1-1 करोड़ के 100 बॉन्ड लेने होंगे। वो किसी अमित शाह के पास जाता है और बोलता है सर 100 करोड़ रुपए। अमित शाह को तो पता है कि इस आदमी ने 100 करोड़ रुपए दिए, अगर मेरी गवर्नमेंट आती है, पार्टी का फंड देता, तो मैं इसे कम से कम फ़ायदा दूंगा, कम से कम 100 तो 200 करोड़ का फ़ायदा तो मिलना चाहिए। ये पार्टी को फेवर कर रहा है इस कंडीशन में। तो ये सारी चीज़ें हैं, और ये हमारा राइट है, हमें पता लगना चाहिए पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है। Government drive to the मतलब legitimacy for the election, and it is election to grant it government mandate to pursue their policy goal without undue interference from the court। ये कुछ चीज़ें कि कोर्ट को बीच में आना चाहिए, कोर्ट को भी चेक करना चाहिए कि डेमोक्रेसी जो है ये हमारी कर्टेल हो सकती है, मतलब कि एक तरह से पैसा बीच में इन्फ्लुएंस कर सकता है वोटिंग सिस्टम को,
और ये रूल ऑफ डेमोक्रेसी है, ग्राउंड ऑफ रूल ऑफ डेमोक्रेसी के, क्योंकि डेमोक्रेसी इससे क्या होगी, अगर पैसा बीच में आएगा तो डेमोक्रेसी डाउनग्रेड होगी ना। तो हमें एक रूल ऑफ डेमोक्रेसी होना चाहिए, उस बेस पे सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना चाहिए और बोलना चाहिए आगे। तो इसलिए मैंने आपको कल पूरी बताई थी, मैंने प्रॉब्लम भी बताई थी इलेक्ट्रोल बॉन्ड की क्या प्रॉब्लम, अगर आपको पढ़ना है तो कल की वाला जो हिंदू का डिस्कशन है उस पर आपको टू इंटू स्पीड से लगा के उसे देख लेना और आपका ये पूरा हो जाएगा। बॉन्ड के बारे में मैंने कल सब बताया था। जो नेक्स्ट आती है रिमूव द, मतलब कि विजिट, मतलब प्रॉब्लम है जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, वो टाइस को रोक रही है, उसको थोड़ा कम करना चाहिए। जो लॉन्ग स्टैंड इशू है जो हमें प्रॉब्लम को रोक रहे हैं इंडिया और बांग्लादेश की, उसको हमें सॉल्व करना चाहिए। तो इसमें क्या है कि हमारे जो अभी 50 साल होने वाले हैं, इस साल 50 साल हो जाएंगे गवर्नमेंट की, मतलब कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट को। क्यों, 1971 में वो आज़ाद हुए थे और अब 2021 चल रहा है, तो 50 साल होने वाले हैं। इसी मौके पे हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो बांग्लादेश जा रहे हैं। तो इन्होंने कुछ प्रॉब्लम का जिक्र किया है जो बीच में, इसमें पहले ये जिक्र करते हैं कैसे बांग्लादेश बना। उसके बाद वहाँ पे शेख आपका मुजिब रहमान जो है, जिनकी लड़की है शेख, अभी जो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, वो इनकी ही डॉटर है। उनको मतलब 1975 में उनको मिलिट्री ने मतलब वहाँ से हटा दिया था। और फिर मतलब जनरल जियाउर रहमान ने प्रेसिडेंटशिप ले ली थी, 1981 तक रहे थे। उनके बाद उनके कुछ और दूसरे जनरल आ गए थे। और 1991 से वहाँ पे आपकी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी गवर्नमेंट आई है, वो चलती कंटिन्यू आ रही है। हिस्टोरिकल कल्चर टाई है उनके हमारे बीच में, जो इंडिया और बांग्लादेश में रिलेशन है वो हिस्टोरिकल भी, क्योंकि हमारा पार्ट होता था, कल्चर भी थोड़ा थोड़ा सेम है हमारा, तो उन पर हमें काम करना चाहिए। फिर हमारा मतलब कि हमने कि हिस्टोरिकल लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया था 2015 में, वो पीसफुली मतलब इशू किया था कि जो वहाँ पे हैं जो हमारे डिस्टर्बेंस था, मतलब क्योंकि लाइन थी, कुछ बोलते थे बांग्लादेश का पार्ट है, कुछ इंडिया का बोलते थे, तो उसको हमने डिस्प्यूट सॉल्व करने का एग्रीमेंट किया था। जो वहाँ के लोग थे उन्हें क्या इंडियन बन जाओ चाहे बांग्लादेश, ऐसा 2015 में होता है, कुछ ये चीज़ें थी, हमने ये रिसॉल्व की हैं, कुछ अच्छी चीज़ें बता रहे हैं कि क्या क्या हुआ है पास्ट में। फिर हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है टुडे, इंडिया बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर साउथ एशिया में बांग्लादेश है। तो वो चीज़ हमें सोचनी, इतने का व्यापार हो चुका है। फिर दूसरी चीज़ कहते हैं टूरिज्म। जो इंडिया में टूरिज्म आया, 5 टूरिस्ट में से एक बांग्लादेशी था आपका। तो ये हमारा टूरिज्म का बहुत है। मेडिकल टूरिस्ट जो इंडिया 50% रिवेन्यू आता है इंडिया का, मेडिकल जो इलाज कराने आते हैं वो बांग्लादेश से ही आता है, ये बोला। फिर कनेक्टिविटी बूस्ट की है हमने कहीं कुछ एरिया में। देखो ये इंडिया है, ये आपका कोलकाता है, अगर आपको त्रिपुरा जाना है, त्रिपुरा जाना है, ये रास्ता बीच में एक छोटा रास्ता है कम से कम 500 किलोमीटर का। अगर आप घूम के जाओगे चिकन नेक से ऊपर से निकलते हुए, क्योंकि बीच में बांग्लादेश है, ऐसे पहुँचोगे तो 1650 किलोमीटर, जस्ट 3 इंटू पड़ता है। चिकन नेक से निकल के जाओगे, चिकन नेक बोलते हैं ऊपर वाला छोटा सा एरिया, सिक्किम के नीचे जो पड़ता है आपका, उसे चिकन नेक बोलते हैं। तो इतना लंबा एरिया हमने कुछ इनसे मतलब कनेक्टिविटी अच्छी की है। हमारे जैसे मैत्री सेतु बनाया हमने, मैत्री सेतु हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इनोग्रेट किया है। ये कनेक्ट करता है किसको, इंडिया विद रामगढ़ इन बांग्लादेश, इसको कनेक्ट करता है। सेतु बनाया, एक ब्रिज बनाया, इसको कनेक्ट करता है। फिर हमने एक बांग्लादेशी शिपमेंट स्टार्ट किया कि कोलकाता पोर्ट से, और वो चित्रगोंग जो सी पोर्ट आपका वहाँ पे जाएगा, वहाँ से अगरतला पास में पड़ता है आपका, त्रिपुरा पास में पड़ता है, तो वहाँ पे सप्लाई हो सके तो हमने पोर्ट बनाया। मंगोला एंड आपका चित्रगोंग सी पोर्ट जो है आपका, वो डेवलप किया है। उसके बाद हमें दिस अलाउ द लैंडलॉक, जो लैंडलॉक कंट्री हमारी असम, मेघालय, त्रिपुरा, एक ओपन रूट उन्हें मिल जाएगा, वो अच्छे से मतलब उसमें चीज़ों देख पाएंगे। और हमारे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम जो है, एक तो 30 तक वाटर इशू है कि शेयरिंग किस कैसे करनी है, बांग्लादेश को कितना पानी भेजना है। और फिर बॉर्डर पे क्या है, जो कैटल्स रहते हैं ना बॉर्डर पे, जो कैटल्स हैं उनका ट्रेड होता है। तो उनको क्या होता है, मतलब कि हमारी बीएसएफ जो फोर्स होती है उनको किल कर देती है, क्योंकि वो इलीगल काम भी करते हैं, पर वो अनाम होते हैं, उनके पास कोई हथियार नहीं होता, वो रिप्लाई नहीं करते। तो उस चीज़ का इशू हमें सॉल्व करना चाहिए कि हमें ऐसा नहीं मारना चाहिए, ऐसे लोगों को पकड़ लेना चाहिए, बांग्लादेश को सौंप देना चाहिए, कुछ इन्होंने बोला है। फिर एनआरसी का इशू है कि आप जो एनआरसी करोगे, बांग्लादेशी आएंगे उन्हें वापस भेजोगे, तो उनका भी इशू उठा रहे हैं वो। फिर आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को फेवर कर नहीं कर रहे हैं, मुस्लिम को आपने बाहर रख दिया, जो आपका बिल आया उससे भी आपने बाहर रख दिया। तो कुछ ये इशू हैं, हमें इन्हें सॉल्व करना है, छोटे छोटे इशू हैं। अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा ही फ़ायदा है, क्योंकि चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता ही जा रहा है सब रीजन में। आप मालदीव देख लो, श्रीलंका देख लो, तो चाइना का इन्फ्लुएंस इंक्रीज़ हुआ है। तो आप इस सब को देखते हुए हमें क्या करना है, 1 मिनट, 1 मिनट सर।
एक मिनट रुक जाइए थोड़ा। जो चाइना का इशू है बढ़ता ही जा रहा है। चाइना का इशू कैसे बढ़ रहा है? चाइना क्यों इन्फ्लुएंस बना? अगर हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की बांग्लादेश के बाद, तो चाइना में भी अपना टेक ओवर कर जाएगा। जो चाइना का चीज़ें हैं, जैसे हमारी पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, उस पर हमें काम करना चाहिए। तो चाइना का इन्फ्लुएंस कम हो जाए देशों के अंदर, जो बढ़ता जा रहा है। जैसे आपका इन्फ्लुएंस कर रहा है श्रीलंका में, कर रहा है मालदीव्स में, कर रहा है, वो अपने पावर बढ़ाता जा रहा है। तो हम ऐसी ऐसी छोटी छोटी जो डिस्प्यूट है हमारे नेबर के साथ, वो अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो गुड। श्रीलंका के साथ क्या है, मालदीव से क्या है, म्यांमार के साथ क्या है, तो हमारा एक तरह से मजबूत पकड़ बन जाएगी। हमारी नेबरहुड पॉलिसी है, ऐसा बोल रहे हैं। फिर हम एक BBIN डेवलप करने वाले हैं, भूटान, बांग्लादेश और इंडिया, नेपाल। एक मोटर व्हीकल एग्रीमेंट हुआ है कि जो भूटान से रोड बनाएंगे, बांग्लादेश से निकलती हुई इंडिया और नेपाल के बीच में रोड बनाएंगे, कि मोटर व्हीकल एग्रीमेंट करेंगे, कि आराम से इन्फ्लुएंस हो चुके हैं। तो उसमें से अभी नेपाल, भूटान ने उसमें से कलर बाहर जाने की बात कर रहा है, कि उसे भी समझाएंगे। तो कुछ ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम इनसे क्या कर सकते हैं? हम जो चाइना का इन्फ्लुएंस जो हमारे आसपास के नेशन में बढ़ रहा है, उसको कम कर सकते हैं इन्हें सॉल्व करके। 50 साल होने वाले हैं, जैसे 1971 26 मार्च को, 1971, आज ही 50 साल हो गए हैं। तो हमारे प्रेसिडेंट भी वहाँ पे, सॉरी PM वहाँ पे गए हैं। तो ये सब चीज़ें हम इन करके और हम सॉल्व कर सकते हैं। 3C का है बताया इन्होंने, जो 3C है, अब कॉपरेशन, कोलोब्रेशन एंड कंसोलिडेशन, इनका यूज़ करके हम अपने जो रिश्ते हैं अच्छे कर सकते हैं। तो आपको मैंने चीज़ें भी बता दी कि आपका हिस्टोरिकल कल्चर टाई है हमारे उनके बीच में। और हमने एग्रीमेंट किया था, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट भी सॉल्व किया है। ट्रेडिंग पार्टनर सबसे बड़ा है साउथ में, टूरिस्ट और मेडिकल टूरिस्ट बहुत आते हैं। और फिर कनेक्टिविटी हमने अच्छी हुई, हमने डेवलप की है। तो कनेक्टिविटी हमारी कम हो गई है, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया उनसे कनेक्टिंग करने के लिए जो इशू है मैंने आपको बताया। तीस्ता का इशू है, जो कैटल ट्रेड होता है, मतलब वो अनाम होता है, उनको हमारी BSF जो होती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उनको मार देते हैं। उसको सॉल्व कर लो थोड़ा, उनको पकड़ लो, मत मारो। किलिंग, फिर NRC का थोड़ा इशू है, उसमें थोड़ा ध्यान रखो। फिर जो मुस्लिम को एक्सक्लूड किया गया है बिल के अंदर से, वो थोड़ा उसको भी चेक करो। तो ये 4-5 इशू हैं। और इससे हम क्या कर सकते हैं, जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है हमारी, उसको हम अच्छा बना सकते हैं, और चाइना का इन्फ्लुएंस जो हमारा रीजन में है उसे थोड़ा कम कर सकते हैं। तो ये न्यूज़ थी। फिर मैंने ये आगे देखो आपके, कार्ल मार्क्स, चेक गोरे कम्युनिस्ट लीडर है। तो इनको बहुत फेवर किया जाता है साउथ में। तो मतलब कम्युनिस्ट जो लीडर्स होते हैं आपके, वो उनको बहुत फेवर किया जाता है। तो ये रहा आपके चे गुरेगा। मैंने इसके बारे में थोड़ा पढ़ता हूँ, इनके बारे में पढ़ा है, तो आप भी टाइम मिले तो आप भी पढ़ना, बहुत अच्छे लीडर है। और कार्ल मार्क्स से एक लाइन मैं आपको याद दिलाता हूँ, वी डू नॉट बिलीव इन द रिलीजन, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, डू नॉट वांट इट टू एंटर हेयर। यहाँ पे बताने दो, कार्ल मार्क्स ने ऐसा बोला है कि कास्ट बेस्ड और रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स को एंटर मत करने दो, बहुत खतरनाक होती है। और वही यहाँ पे हो रहा है। फिर जो बोला है कि सुप्रीम कोर्ट ने एडिटर को लीव दिया, मैंने आपको बताया था, राइट टू, उनके पास राइट है फ्री स्पीच एंड ट्रैवलिंग करने का फ्रीली इन द कंट्री, ये हमारा राइट है। इसको डिनाई नहीं कर सकते। अब जस्टिस डिनाई हो रहा है तो डिले हो रहा है, ये सब प्रॉब्लम्स है, ये नहीं होनी चाहिए। फिर अलास्का में टाई हुआ, तो मतलब जो हमारा क्वाड की नेशन, मैंने आपको बताया था क्वाड की मीटिंग हुई थी, उसके बाद क्या हुआ था कि अलास्का में चाइना की और US की मीटिंग हुई। तो चाइना ने इशू उठाया कि आप जो क्वाड बना रहे हो ये हमारे खिलाफ बना रहे हो, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फिर वोटिंग भी, पोर्टल मतलब पोस्टल बैलेट बिगिनिंग तमिलनाडु, ये स्टार्ट हो गया पोस्टल बैलेट। मैं आपको बताऊँगा कैसे होते हैं, कैसे नहीं होते पोस्टल बैलेट। फिर जो आपका DFI है, अब वो DFI क्या है, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बनाया जाएगा। जो DIF बनाया जाएगा, ये रहा डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये इंफ्रास्ट्रक्चर लोन दिया करेगा लॉन्ग टर्म के लिए। इसका नाम आ गया है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, NBFID बनाया जाएगा। उसे पैसा गवर्नमेंट भी देगी, उसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी दे सकते हैं, उसे बैंक मिलके भी पैसा दे सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर लोन को ही करेगा। तो ऐसा हमारे जो अपोजिशन के लीडर हैं उन्होंने बोला है कि आपने पहली बार नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। ये पहले भी कई बार इंस्टीट्यूशन, पहली बार 1948 में बना था, फिर बंद कर दिया, फिर मनमोहन सिंह के टाइम पे बनाया, फिर आपने बंद कर दिया गवर्नमेंट ने। तो आप बना के क्या साबित करना चाहते हो? तो ये फिर निर्मला सीतारमन ने रिप्लाई दिया, ये हम 25 साल के लिए बनाएंगे, नीड अभी आवर की नीड है, नीड फॉर ए नेक्स्ट 25 ईयर के लिए। हमें डेवलपमेंट में हमारा प्रोसेस चल रहा है, डेवलपिंग की कंट्री चल रही है, 25 साल तक इसकी नीड है। और ये रोड ही नहीं बनाएगा खाली, ये स्कूल और हॉस्पिटल को भी बनाया जाएगा इसके फंड से। तो ये प्रोफेशनली रन किया जाएगा, गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी चेयरमैन, इसका प्रोफेशनली ये रन किया जाएगा। तो आप नाम याद रखना, ये क्या है आपका, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आपका NFID करके नाम है, नेशनल डेवलपमेंट बैंक है। ऐसा सुझाव आया। अब दिल्ली हाई कोर्ट में जो अकबर का केस है अपील कर दिया जो खिलाफ,
कि जो उनके ऊपर केस था, मतलब कि आपकी रिया वाला, उन्होंने उनके खिलाफ लगाया था कि उन्होंने मुझे सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है, ठीक है ना, मुझे जॉब के बदले में उन्होंने सेक्सुअली हैरेस किया है। तो उन्होंने क्या किया था, एक बार डिकेट 10 साल पहले उन्होंने ऐसा हुआ था उनके साथ, उन्होंने बाद में आके ऐसा बोला था। तो फिर उस पे जो वहाँ के आपके कोर्ट के एडिशनल चीफ मेट्रो मैजिस्ट्रेट थे, वो क्या बोलते हैं, 2 डिकेड ऑफ द इंसिडेंट, 2 डिकेड हो चुके थे इन द पब्लिक इंटरेस्ट एंड फॉर द पब्लिक गुड। अगर कोई डिकेड में भी इंसिडेंट हुआ है और वो पब्लिक गुड के लिए अच्छा है, तो उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। द वुमेन हैड राइट, वुमेन के पास ये राइट है, ये ग्रीवेंस है, टू एनी प्लेटफॉर्म जा सकती है। अगर उसका डिकेड पहले भी कुछ हुआ हो या डिकेड बाद में उसे होना हो, अगर आपके साथ 10-20 साल पहले भी कुछ हुआ है, सेक्सुअल हेरसमेंट हुआ है और पब्लिक गुड के लिए कुछ चीज़ें हैं, तो आप डायरेक्टली आ सकते हो। तो ये इन्होंने क्या बोला, मेरा डिफेमेशन किया गया है, एक रॉन्ग मेरे पे एलिगेशन लगाया गया है, तो पहले डिनाई कर दिया, इनको हटा दिया, मतलब कि इनका केस नहीं सुना। जो आपकी मेट्रो आपकी जो सबऑर्डिनेटरी कोर्ट थे, भी हाई कोर्ट में गया डिफेमेशन के लिए, ये बोल रहा है क्रिमिनल डिफेमेशन का केस लगाने के लिए। तो ये कुछ चीज़ें, वैक्सीन एक्सपोर्ट कम किया जाएगा, जैसे मैंने आपको बता दिया। तो एक मिशन था आपका गावी का मिशन है आपका कोवैक्स, उसके अंदर क्या गावी क्या करती है, वैक्सीन, ये गावी बहुत पुरानी है, 2000 के आसपास की है। जो गरीब कंट्री होती हैं उनमें वैक्सीनेशन प्रोसेस चलाती है, ये क्या करती हैं, इसमें सपोर्ट करती हैं ऐसे जो वैक्सीन डेवलपिंग कंट्री हैं, और इनका टारगेट होता है कि मतलब जो गरीब कंट्री जो पैसे में वैक्सीन नहीं खरीद सकती, उनको वैक्सीन प्रोवाइड करवानी, तो गावी बोलते हैं। ये एक का नहीं है, इसमें बहुत सारी आपकी यूएनएसएफ भी है, WHO भी है, मिलांडा गेट भी है, और भी प्रोफेशनल इसमें इंस्टीट्यूट हैं जो इसको रन करते हैं। तो इनका प्रोजेक्ट था कोवैक्स। तो इसमें इंडिया वैक्सीन सप्लाई कर रहा था, शायद वो अब कम हो जाएंगे, 28 मिलियन अब तक बेच चुका है। जो सीरम इंस्टीट्यूट है कोविशील्ड की डोज दे चुका है गावी के अंदर, और इतनी इतनी सप्लाई आगे भी देनी थी। पर अब इंडिया ने क्या बोला है कि हमारी वैक्सीन प्रोसीड हमें और भी बढ़ाना है, क्योंकि 45 साल तक सबको लगानी है, और केसेस भी इंक्रीज होने स्टार्ट हो गए। तो ये कुछ चीज़ें बोली गई हैं। क्लियर द ब्लॉकलेज इन द हाई कोर्ट, सजेस्ट किया है कि मुझे जो पोस्टिंग रिटायर था, अभी क्या है कि जो रिटायर हो गए जज और जो 30 साल से केस पेंडिंग है, उनको जल्दी से उन्हें जस्टिस देने के लिए जो रिटायर्ड जज का अपॉइंटमेंट किया जाएगा, जो रिटायर हो गए हैं जिनको दोबारा अपॉइंट किया जाएगा, कि जल्दी से जो ब्लॉक लोग हैं हाई कोर्ट में, मतलब जो पेंडिंग केसेज हैं, उनको सॉल्व किए जा सके। ये सारी कुछ न्यूज़ है। नेक्स्ट पेपर पे आ जाए। फिर ये मनीला जो साउथ चाइना सी है, मैंने अभी ग्रुप में एक फ़ोटो शेयर किया था, साउथ चाइना सी और फिलीपीन के बीच में डिस्प्यूटेड एरिया है, कुछ 9 डैश लाइन है और भी कुछ रीप्स है, जैसा आपका विटसन रीप करके है ये। तो कुछ का डिस्प्यूट एरिया है, तो आप जाके पढ़ना कौन सी स्ट्रीट है। और मैंने ग्रुप में एक फ़ोटो शेयर किया था, टेलीग्राम के ग्रुप में एक फ़ोटो शेयर किया था, वो सारे डिस्प्यूट उसमें लिखे थे जो चाइना और फिलीपींस के बीच में। चाइना का सबसे डिस्प्यूट, ताइवान से भी फोस्फोरस स्ट्रीट है जो ताइवान और चाइना के बीच में, वहाँ भी है, ताइवान से भी है, ताइवान से भी उसे थोड़ा वियतनाम से भी है, ताइवान से भी है, इधर जापान से भी है, इधर इंडिया से भी है। सबसे उसके डिस्प्यूट हैं। ऊपर थोड़ा बहुत उसका रशिया से भी चलता था, पर शायद उन्होंने सॉल्व कर लिया था बाद में। सबसे डिस्प्यूट चलते हैं और सबसे लिख के रखते हैं हमारा एरिया जी, हमारा एरिया। उसके बाद मोदी का प्रोटेस्ट हो रहा है, मतलब कि कहाँ पे एंटी मोदी प्रोटेस्ट हो रहा है, ढाका के अंदर, जो उन्होंने 2000 में गुजरात में दंगे हुए थे, वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के, मुस्लिम कम्युनिटी, तो विरोध कर रहे हैं, क्योंकि मोदी वहाँ पे जा रहे हैं ना 1970 वो देखने के लिए। फिर मस्ट बी इंश्योर ऑल द वॉइस हेड, मतलब कि जो ट्विटर की हैं ये रीन करके इन्होंने कुछ बातें बोली हैं कि हम फंडामेंटल राइट्स हैं हमारा, क्या ऑनलाइन फ्री कि ऑनलाइन फ्रीडम, हाउ एवर रेगुलेट द ऑनलाइन कॉन्टेंट, ये सब चीज़ें प्रोटेक्ट करते हैं हम, कि लोगों की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, प्राइवेसी को, रेसिडुअल फेयरनेस होना चाहिए। तो इन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं आपने फंडामेंटल की। वी बिलीव दैट द मतलब पब्लिक कन्वर्सेशन इट बी बेस्ट व्हेन द पीपल टू पीपल पॉसिबल होगा पार्टिसिपेट करना, पार्टिसिपेशन इज़ द फंक्शन टू फ्री एंड ओपन इंटरनेट, इंटरनेट दैट इज़ ग्लोबल है, वो तो ग्लोबल है। तो इन्हें कुछ चीज़ें बताई हैं कि हम इसलिए करें, क्योंकि कर्टेल करने की बात की थी, नए रूल जो OTT रूल आए हैं, उसके बाद IT एक्ट है अपना, तो इससे क्या किया जाता था, कर्टेल किया जाता था, ट्विटर पे ये डिलीट कर दो, ये हटा दो। तो इनका बयान आया, इन्होंने बोला है कि हम प्रतिबद्ध हैं जो उनके फंडामेंटल राइट है उनको देने के लिए। फिर ये रानी आपकी चिंकी और मानू, इनको याद रखना है, शूटर है, क्योंकि अभी ओलंपिक स्टार्ट होने वाले हैं टोक्यो में। तो आपको जो भी ओलंपिक से रिलेटेड, कल मैंने आपको नीरज चोपड़ा के बारे में, जेवलिंग थ्रो वाले हैं, उनके बारे में आपको याद रखना है, वो प्लेयर ऐसे हैं उनके बारे में आपको याद रखना है। फिर कुछ न्यूज़ आपकी ये आपकी दीपा मलिक है, शॉटपुट की हैं, और ये पैरा जो ओलंपिक कमेटी है इंडिया की, उसकी प्रेसिडेंट है दीपा मलिक। तो आप याद रखना, दीपा मलिक रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, शॉटपुट। और ये किसकी, पैरा ओलंपिक, फर्स्ट ऑफ ऑल ये फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने पैरा ओलंपिक में इंडिया को मेडल दिवाया है, फर्स्ट वुमेन। तो पैरा ओलंपिक क्या होता है, मतलब जो फिजिकली हैंडीकैप होते हैं, तो आप फोटो जाके देखना, ये व्हील चेयर पे चलती हैं, और शॉर्ट पुट की फर्स्ट
गोल्ड मेडलिस्ट है ये पैरा ओलंपिक की। तो ये कुछ न्यूज़ थी आज की, इतनी ही न्यूज़ है शायद। मैं आपको एक चीज़ बतानी भूल गया हूँ, चेक ग्रुप में पोस्टल बैलेट में बताना भूल गया हूँ आपको। पोस्टल बैलेट सिस्टम क्या होता है कि सिस्टम होता है कि मतलब जैसे आपने वोट किया तो आपके पास एक तरह से बाय इंटरनेट आप एक डाउनलोड कर लोगे, और डाउनलोड करने के बाद आप उसे क्या करोगे, उसके बाद आप उसे जाके वोट डाउनलोड करने के बाद उसमें आप जो भी आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में खड़ा हुआ होगा उस पर वहाँ पे मोहर लगा के बाय पोस्ट उसे सेंड कर दोगे, उसे पोस्टल बैलेट बोलते हैं। और ये रूल्स जो है आपकी जो पेशेंस है, अभी बिहार में इलेक्शन थे कोविड टाइम पे तो इसकी एज घटा दी गई थी, 65 जो थी कर दी गई थी, 65 से ऊपर के सिटीजन्स हैं वो वोट कर सकते हैं इसके थ्रू, और कोविड जो आपके सस्पेक्ट थे वो वोट कर सकते हैं। तो इसमें कौन कौन अलाउड हैं अभी, जो 80% से ऊपर वाले हैं वोट, जो इलेक्शन ड्यूटी में रहते हैं लोग, जो सर्विस करते हैं इधर उधर आर्म फोर्स में, इन सबको अलाउड किया गया है। और जो प्रिवेंटिव डिटेंशन वाले लोग हैं उनको अलाउड किया गया है, इस तरीके से वोट कर सकते हैं। और फिजिकल हैंडीकैप भी जो है। उसके बाद ये कैसे आता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में आपको चेंज करना पड़ता है, जो बताता है डिटेल क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर, एडमिनिस्ट्रेशन, लेजिस्लेशन और कंडक्ट ऑफ इलेक्शन के बारे में जिक्र करता है। इसमें चेंज करके आप पोस्टल बैलेट दे सकते हो, जैसे मैंने बता दिया। आप ऑनलाइन डाउनलोड कर लोगे, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर्म खड़ा होगा वो इलेक्शन कमीशन आपको सेंड करेगा। उसके बाद डाउनलोड करके आप उनके निशान पे टिक करके या मोहर लगा के उसे पैक करके बाई पोस्ट सेंड कर दोगे। वो रिटर्निंग ऑफिसर आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी का उसके पास चला जाएगा। फिर उसके लिए एक ई पिक अभी लेके आए थे 2025 जनवरी 2021 में, एक ईपिक इलेक्ट्रॉनिक फोटो आइडेंटिटी, जैसे आपका आधार कार्ड होता है ना, सॉरी आधार कार्ड नहीं, वोटिंग आईडी कार्ड होता है। तो उससे क्या होता है, फिजिकली फॉर्म में किसी घर नहीं पहुंच पाता, पर वोट तो सबको देना है। तो इन्होंने एक ईपिक मॉडल लेके आए कि इलेक्ट्रॉनिक आप डाउनलोड कर सकते हो, जो ईपिक से आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हो। कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो उस, तो आप कर सकते हो अपने डिजिटल लॉकर से। फिर कुछ प्रोसीजर दिए हैं कैसे कैसे आपको डाउनलोड कर सकते हो। पर ये सबके लिए नहीं है, जिनके नंबर लिंक होंगे, जिनका नंबर लिंक होगा वोटिंग से, उससे वही डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको लिंक करना है अपना नंबर भी, तो उसका ही प्रोसीजर बताया गया है कैसे कैसे आप लिंक कर सकते हो। तो ईपिक आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, कि आपको ज़रूरत नहीं, जैसे आप आधार कार्ड डाउनलोड कर लेते हो ना, ऐसे वोटिंग आईडी कार्ड भी आप डाउनलोड कर लोगे। तो यही कुछ बैकग्राउंड है कि फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड है, स्टार्ट हुआ था 1993 में। जो आपका वोटिंग आईडी कार्ड है वो 1993 में स्टार्ट हुआ था। तो लोगों के पास वो नहीं पहुंच पाता है बन के कि हमारा वोटिंग आईडी कार्ड नहीं है, वोट कैसे करें। तो आपको ईपिक स्टार्ट कर दिया। फिर डिफेमेशन केस होता है, दो तरह के होते हैं, एक तो सिविल होता है, क्रिमिनल होता है। मैं आपको थोड़ा हिंदी में बता दूँ, आपको सीधा पढ़ लेना। सिविल में क्या होता है, सिविल डिफेमेशन में क्या होता है कि चीज़ों को क्या होता है कि सस्पेक्ट, कि मेरे साथ किया है, इन्होंने कर सकते हैं मेरे साथ, मेरा डिफेमेशन, मेरा नाम खराब कर सकते हैं। वो एक सस्पेक्ट रहता है, हो भी जाएगा या इन्होंने किया है, या उसके बाद प्रॉपर एविडेंस नहीं है, बस शक है, उसे सिविल में डालेंगे। और पूरा कन्फर्म है, उसे क्रिमिनल में डालेंगे। क्रिमिनल में, सिविल में क्या है कि आपको कुछ नहीं, बस कंपेंसेशन 2-4 हज़ार, जितने कंपेंसेशन कोर्ट बोलेगी, बस आपको कोई जेल का सेंटेंस नहीं है इसमें। पर जो क्रिमिनल है जिसमें पूरा सबूत है आपके पास, इन्होंने हमारा सिविल डिफेमेशन किया है, इसमें 2 साल तक की सजा और फाइन दोनों है, जो अभी एमजे अकबर ने केस किया है। इसमें सेक्शन 499 है। 499 क्या बोलता है, बचाव में बोलता है। इसमें क्या बोलता है कि पब्लिक गुड के लिए, जो मैंने आपको बताया कि पब्लिक के लिए कोई पब्लिक चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को करता है। और वो पब्लिक गुड के लिए कुछ चीज़ें हैं जो आनी चाहिए बाहर, तो वो आपको बचाता है कि ऑफिशियल ने आपका टॉर्चर किया हो, कुछ भी किया हो, तो वो आनी चाहिए। तो उसमें कुछ एक्सेप्शन दिए गए हैं 499 में। 500 में जो है सेक्शन इसका, उसमें 2 साल की सजा वजह ये सब चीज़ें इसमें दी गई हैं आपकी। तो क्यों जरूरी है, सेक्शन में कुछ सजा दी है, आईपीसी एक्ट आपका 1860 है, उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है, सेक्शन 49, ये सब चीज़ें। तो इसके क्यों अगेंस्ट है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल क्यों है, ये मैंने ऐड किए हैं, आपको पढ़ लेना। अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों है, आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आपके साथ कुछ गलत हुआ आप बोल सकते हो उठ के। और नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों है, कुछ चीज़ें हैं कि आर्टिकल 19 का उल्लंघन, 21 का उल्लंघन करता है। तो आप ये सीधे जाके, ये तो आपके पढ़ने की चीज़ें हैं, मैंने ऐड की हैं पूरी चीज़। सुप्रीम कोर्ट के डिफेमेशन के ऊपर व्यू क्या है, क्या होना चाहिए, तो ये कुछ डिफेमेशन के ऊपर था। इतना ही क्लास रखते हैं। और आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन में ग्रुप में लिंक है, वहाँ पे जाके इसकी पीडीएफ ले लेना। डेली बेसिस पे आपको ऐसे ही पोस्टमार्टम हिंदू का किया जाता है। थैंक यू सो मच।